गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक चैप्टर चल रहा था। उसमें हम पढ़ रहे थे प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, जो कि हेनरी फ्यूएल द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। हमने अपना पहला सिद्धांत पढ़ा, कार्य विभाजन का सिद्धांत। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेकंड सिद्धांत जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार उत्तरदायित्व क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अधिकार क्या होता है, सबसे पहले हमें इस शब्द का मतलब आना चाहिए। अधिकार होता है आदेश देने की शक्ति का नाम, यानी अधिकार या सत्ता उस शक्ति का नाम होता है जिसके अंदर एक अधिकारी अपने से अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं उसे क्या देता है, आदेश देता है। जबकि उत्तरदायित्व शब्द का मतलब क्या होता है, उन कर्तव्यों से होता है जिसकी पालना आपको संगठन में करनी होती है। तो हेनरी फ्यूएल का कहना है कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों सहगामी हैं, अर्थात ये साथ साथ चलते हैं। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जाए कि आपको ये कार्य पूरा करना है, तो उस कार्य को पूरा करने से संबंधित अधिकार भी पर्याप्त मात्रा में दिए जाने चाहिए। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति, आप जब उससे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसे आपको उचित मात्रा में आपको क्या देने होंगे, उसको अधिकार भी देने होंगे ताकि वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से कर दे। आपने अगर उसको उत्तरदायित्व अधिक दिए और अधिकार उसको करने के पूरे नहीं दिए तो वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। और दूसरी तरफ उत्तरदायित्व कम है और अधिकार एक्सेप्ट ज़्यादा दे दिए उसको हमने, तो क्या होगा, वे अपने प्राप्त अधिकारों का मिसयूज़ करेगा। इसलिए कहा गया है कि अधिकार उत्तरदायित्व में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दोनों सहगामी है, साथ साथ होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उत्तरदायित्व के साथ पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी संतुलन के साथ होने चाहिए। कम या अधिक दोनों ही स्थिति किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी सही नहीं हो सकती है। क्यों? जब मेरे पास अधिकार ज़्यादा होंगे, उत्तरदायित्व कम होंगे, तो मैं इसका मिसयूज़ करके ज़्यादा अपना अधिकार जताता रहूँगा। और अगर अधिकार कम है, उत्तरदायित्व ज़्यादा है, तो मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो काम वैसे ही पूरा नहीं होगा। इसलिए ये दोनों सहगामी हैं, साथ साथ चलते हैं। अधिकार उत्तरदायित्व हमेशा बराबर संतुलन में होने चाहिए। ठीक है। अधिकारों का केंद्रीकरण भी संस्था के लिए बहुत तकलीफदायक है और उसका विकेंद्रीकरण भी कर देना कई बार, यानी उसको ज़्यादा बांट देना भी संस्था के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको दोनों को पर्याप्त संतुलन रखना चाहिए। लाभ क्या होते हैं, जब अधिकार और उत्तरदायित्व समान रूप से चलते हैं तो लक्ष्यों की प्राप्ति करने में क्या देते हैं, सहायता। क्योंकि हर व्यक्ति के पास काम है और काम को करने के अधिकार हैं, तो लक्ष्य आसानी से वो अपने कार्य को पूरा करेगा, लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर पाएगा। और दूसरा फायदा है कि जब आपके पास काम के अनुसार आपके पास अधिकार होते हैं तो आपका मनोबल, आपका साहस कार्य के प्रति बढ़ जाता है और आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और हानि क्या होती है, अगर इन दोनों में थोड़ा सा असमंजस्य होता है तो क्या होता है कि लोगों का जो प्रेरणा होती है उसमें कमी आती है, वो कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में क्या हो जाती है, कठिनाई होती है, क्योंकि इम्बैलेंस हमेशा असंतुलन हानिकारक होता है। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अनुशासन क्या होता है, अनुशासन है जो समूह को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित की गई नीतियों, पद्धतियों, आपने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं, नियमों, शर्तों की पालना हेतु प्रेरित करती है। यानी हर संगठन चाहता है कि संगठन में एक अनुशासन बना रहे। क्यों? अनुशासन जब होता है तो हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहकर उन नियमों और रीतियों का पालन करते हुए कार्य करता है। इससे हमारे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए फ्यूएल ने बोला है कि अनुशासन आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा तथा निर्धारित नियमों के पालन करने से होता है। ठीक है। अब अनुशासन कैसे बनाया जाए? अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें चाहिए अच्छे पर्यवेक्षक जो लोगों को ठीक से देख सके। कर्मचारी प्रबंधकों के बीच की रिलेशनशिप, उनके बीच अनुबंध, उनके द्वारा गलत करने पर क्या सजा और दंड दिया जाएगा, उसकी निर्धारणा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, तो उस समय हमें उस परिस्थितियों को भी देखना अनिवार्य होगा
कि व्यक्ति ने अनुशासनहीनता क्यों की। ये नहीं कि भाई अनुशासनहीनता की इसलिए इसको हमें सज़ा देनी चाहिए। सज़ा देते समय आपको उस परिस्थिति का भी अवलोकन करना होगा कि इस व्यक्ति को ऐसी क्या समस्याएं आई, क्या परिस्थितियाँ आई कि उसने उस अनुशासनहीनता को किया, उसको भी मद्देनज़र आपको रखना चाहिए और उसके अनुसार उसका दंड निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हर व्यक्ति संस्था के अंदर क्या बना के रखेगा, डिसिप्लिन बना के रखेगा, नियमों से चलेगा। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इससे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कर्मचारी प्रबंधकों के बीच मधुर संबंधों की स्थापना होती है। हर व्यक्ति को जब नियम पद्धतियों से आप बांध देते हैं ना, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सबको पता है मुझे कैसे कार्य करना है, तो मधुर संबंधों की स्थापना होती है। और जब संबंध लड़ाई झगड़े कपट छल नहीं होता है, तो दूसरा फ़ायदा होता है कि आपकी एफिशिएंसी होती है, जो कार्य कुशलता होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि। तो दो फायदे हुए। और नुकसान क्या होता है कि कई बार हम डिसिप्लिन की ऐसी सीमाएं बांध देते हैं जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों के अंदर बंध जाता है, और उससे क्या होती है कि कहते हैं नहीं नहीं जी वहाँ पर तो आपकी गुडविल में कमी आ जाती है, नहीं जी वहाँ तो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे काम करना आसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में साख में क्या आ जाती है, अतिरिक्त अनुशासन से साख में संस्था की कमी आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डिसिप्लिन के लिए जो भी निर्धारित किया, अगर पर्यावरण में जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ, ऐसी सिचुएशन में कई बार हमें अपने अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, नहीं परिवर्तन में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने आपको दो पढ़ाए, आप सभी लोग ध्यान से इसको देखें और नोट्स तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।